धनबाद वाले हो जाए तैयार। बरसों बाद लौट आया है रोलेक्स सर्कस। आपकी अपने जिला परिषद मैदान में रोजाना 2 धमाकेदार शो, रोमांच, मस्ती और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। इतना ही नहीं, इस बार होगा विदेशी कलाकारों का भी रोमांचक शो। बच्चे के लिए जोकरों की मस्ती और हंसी का धमाल। तो देर किस बात की, अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आएं और सर्कस का लुत्फ उठाएं। रोलेक्स सर्कस, रोमांच और मनोरंजन का अनोखा संगम। 30% के आसपास, आपको 15% लोग ये कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? सी वोटर का सर्वे क्या आया है? 41% तेजस्वी यादव, 18% नीतीश कुमार, 15% प्रशांत किशोर। बाप रे, तो इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, हम लोग को कोई 15% कह रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। देश में चुनाव होता है तो ईवीएम पे सवाल उठता है। ईवीएम पे आपका क्या रुख है? ईवीएम पे मेरा रुख बहुत पहले से बिल्कुल क्लियर है कि ईवीएम या उस तरह की जो भी व्यवस्था है उस पर कोई लूज टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। या तो मैं कहूं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं तो मुझे कहना चाहिए कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं मतलब जो भी राजनीतिक दल और नेता हैं, अगर उनको लगता है सही में उनके पास प्रमाण है या उनके पास साक्ष्य इस बात का है कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, तो उन्हें उस बात का सिर्फ प्रेस वार्ता में विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, अगर वो घोषणा कर दें कि भाई जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो उसको सीरियसली कोई लेगा। कल ईवीएम हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा है और जब चुनाव हार गए तो कह रहे कि ईवीएम में अब ठीक नहीं है। तब जनता भी इसको सीरियसली नहीं लेगी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम को बड़े पैमाने पर हैक किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ईवीएम बदला जा सकता है, पहले जैसे बक्सा बदलता था वैसे आप ईवीएम बदल सकते हैं। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, वो सही बात है, हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग भाजपा या केंद्र की सरकार की मदद करता है, वो हम लोग आज से नहीं 4 बरस 5 बरस पहले से कह रहे हैं। शेड्यूलिंग में मदद करता है, वोटर लिस्ट में मदद करता है, उनके प्रचार प्रसार में मदद करता है। एक शब्द आप बोल दीजिएगा, आप पर आचार संहिता लागू हो जाएगा। मोदी जी, अमित शाह कुछ भी बोलकर चले जाएं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मदद करने के लिए और कई तरीके हैं। ईवीएम हैक होना मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में यह संभव है। 10 लाख बूथ है और हर बूथ पर कम से कम 5 से 7 लोग हैं, उसमें पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग हैं। ईवीएम अगर हैक होगा तो कहीं ना कहीं बात बाहर आ जाएगी। एक जो बात लोग चिंता की जरूर कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी माल फंक्शन का कोई रिपोर्ट आता है ईवीएम का, तो उसमें से कमल का ही बटन क्यों दबता हुआ दिखता है। इसके अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है कि जिस दिन वोट होता है उसमें फॉर्म 17, 18, 19 को उनको जारी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वोटिंग हो जाती है, ईवीएम सील होते समय एक फॉर्म बनता है। फॉर्म I-20 जो है वो काउंटिंग के बाद बनता है, 19 वोटिंग के बाद बनता है। तो जब 19 आप जारी नहीं कर रहे हैं तो शाम में बताता है कि 56% वोट हुआ और काउंटिंग हो रहा है 62% का। वो विषय है कि अगर जो फॉर्म 19 आप जारी कर देंगे, बता देंगे कि भाई वोट पोल कितना हुआ, काउंटिंग उतनी ही होनी चाहिए। नियम ये है, कानून में लिखा ये है कि फॉर्म 19 पहले से वोट जो पोलिंग एजेंट है उसको मिलता है ईवीएम खुलने से पहले, और ईवीएम में उतना ही वोट काउंट होना चाहिए जितना फॉर्म 19 में लिखा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 19 को अपलोड ही नहीं कर रहा है। वो चिंता का विषय है। हैक करना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ईवीएम को हैक कर सकता है। आपको अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे, हम आपका जवाब दे रहे हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा, पीरियड। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। भाई एक मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उससे आप संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट जनता को होना है। मेरे मत में जन स्वराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है,
जन स्वराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। बात खत्म हो गई, आगे बढ़िए। बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को, ये सुविधा जन स्वराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5, 7, 10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जन स्वराज ये चाहता है, हम लोग का ये मानना है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री दिए जाएं। ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे। उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। ये जन स्वराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया है। जब, सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है, तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा, उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए
ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहा है कि हम चलते वो मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहां तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। ये कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, जब साथ में रहता है तो दोनों में कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ से नीतीश का चेहरा डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है।